दोस्तों, राइजिंग भारत में मैं एडवोकेट राजीव लोचन फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जिस विषय को लेकर आपके सामने आया हूं वह है प्रशांत किशोर का देशव्यापी खेला या देश के साथ खेला। प्रशांत किशोर के खेला नंबर 1 जो पार्ट 1 जो उन्होंने बंगाल में किया, उस खेला की अपार सफलता के बाद अब प्रशांत किशोर खेला नंबर 2 या देशव्यापी खेला करना चाहते हैं। और इसके सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं। प्रशांत किशोर, इसमें कोई डाउट नहीं है, एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट हैं और डेमोग्राफी के अकॉर्डिंगली वो प्लान बनाते हैं। और दूसरी बात है कि यस, वो एजेंडा को सेट करके जनता तक अपने एजेंडा को पहुंचाने में कई बार जो है बहुत ही अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हुए हैं। अगर या 2014 का इलेक्शन ले लिया जाए या बिहार में जिस तरीके से नीतीश और लालू के गठबंधन पे उन्होंने काम करी और उनको अपार सफलता मिली, तो इसका मतलब ये है कि उनको जनता का या जो भारत के लोगों का जो पॉलिटिकल नर्व्स है इसकी समझ है। लेकिन अब बंगाल में जिस तरीके से इलेक्शन हुए और इलेक्शन के बाद वायलेंस हुए, यस, ममता बनर्जी को बहुत अपार सफलता मिली, उम्मीद से ज़्यादा सीटें मिली और इसके लिए कहीं ना कहीं जो है ममता बनर्जी की लीडरशिप और दूसरी तरफ जो है प्रशांत किशोर की स्ट्रैटेजी का बहुत बड़ा रोल रहा। लेकिन अब प्रशांत किशोर उस खेला को, जो खेला उन्होंने वेस्ट बंगाल में किया, पश्चिम बंगाल में किया, वो खेला वो देशव्यापी करना चाहते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा प्रशांत किशोर के बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा कि ऑफ कोर्स 2014 के इलेक्शन में उनका एक बहुत बड़ा रोल था और किसी कारणवश इलेक्शन के बाद जो चीज़ें या जिस तरीके से वो मोदी जी से जुड़ा रहना चाहते थे वैसा नहीं रह पाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ पे ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता जो है वह ऊपर के शिखर तक पहुँच सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी किसी एक व्यक्ति या 2-4 व्यक्ति विशेष के डिसीजन से जो है अपनी सारी की सारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बदल दे, ऐसा नहीं है। और यही कारण था कि जिन कंडीशंस को लेकर प्रशांत किशोर मोदी जी के साथ जुड़ा रहना चाहते थे, क्योंकि इलेक्शन में उन्होंने ऑफ कोर्स इलेक्शन कैंपेन में उनकी एक बड़ी भागीदारी थी और बहुत अच्छा रोल प्ले किया था। लेकिन जैसा मैंने बताया कि बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और बीजेपी के कई फेसेट्स हैं, क्योंकि आरएसएस का एक बहुत मेजर रोल रहता है, तो इसलिए, और आरएसएस के कई विंग्स हैं, कई तरह की संस्थाएं हैं। अगर आज देखा जाए तो कम से कम 100 से अलग अलग तरह की संस्थाएं हैं जो आरएसएस से जुड़ी हुई हैं और वो बीजेपी के लिए काम करती हैं। तो ऐसी स्थिति में किसी प्रोफेशनल लीडरशिप के द्वारा आइडियोलॉजी को बदल देना इतना आसान काम नहीं था और इस कारण से प्रशांत किशोर को शायद अच्छा ना लगा हो, या जो उन्हें जितनी इम्पोर्टेंस की उम्मीद थी कि इलेक्शन जीतने के बाद, जैसा कि सिंपल सी बात है, अगर आप प्रोफेशनली कोई काम कर रहे हो, अगर आपको पैसे दिए जा रहे हैं, यू आर पेड फॉर इट, तो नेचुरल बात है कि यहाँ पे बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे लोग 20-20 साल 30-30 साल सेक्रीफाइस करते हैं विदाउट गेनिंग एनीथिंग एंड देन दे अचीव और दे गेट अ पोजीशन इन द पार्टी। तो वहाँ पे आप एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट की तरह आए और आपने काम किया, अच्छा काम किया, आपको पैसे मिले, लेकिन उसके बाद अगर आप सोचेंगे कि आपको पार्टी में इम्पोर्टेंस मिले या आपकी बात को माना जाए तो या आपके अनुसार ही चला जाए, तो ऐसा होना मुश्किल है। और इस कारण से जो है एक सर्टेन समय के बाद जो है, या इलेक्शन के बाद में ही उन्हें बीजेपी से अलग होना पड़ा। लेकिन उनके दिल में ये टीस, या कहीं ना कहीं कई बार ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वो डिनाई करते हैं, लेकिन एक ह्यूमन बिहेवियर है, उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने जितवाया है या
या मैंने मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, ऐसा वो कहते नहीं हैं, लेकिन ये टीस जरूर दिल में रहती है। और उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो आपको आने वाले समय में दिखता है, क्योंकि उसके बाद जो मैक्सिमम कैंपेन का जो जॉब उन्होंने लिया, जो कैंपेन किया, वो उन्होंने मोदी के अगेंस्ट वाली पार्टी के लिए किया। तो अगर आप कहें कि नहीं मैं ये उस खुन्नक का हिस्सा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स यू आर गेटिंग पेड फॉर इट, क्योंकि उसके बाद जो है उनके सक्सेस स्टोरी की वजह से बाकी जो देश की दूसरी पार्टियां हैं, कभी कहीं कहीं कांग्रेस ने भी उनको यूज़ किया, या दूसरी पार्टियों ने भी, एनसीपी ने भी यूज़ किया, और ममता बनर्जी ने भी यूज़ किया। तो इस तरह से जो है दूसरी पार्टियां भी उनके पास पहुंचने लगी, उनको काम मिलने लगा, और उन्होंने कुछ अच्छे रिजल्ट्स दिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अब वो एक स्टेट लेवल पे तो ऑफकोर्स कई जगह पे उनके अच्छे रिजल्ट आए, लेकिन वो देख रहे हैं कि उसके बावजूद भी उन्होंने रियलाइज़ किया कि मोदी की स्टेटस, या मोदी की अगर हम क्योंकि अगर 2014 के इलेक्शन अगर उनकी मदद से जीता, लेकिन 2019 में तो उनका कोई रोल नहीं था, और कहीं ना कहीं वो ज़्यादातर अपोजिशन पार्टीज़ के साथ थे। तो लेकिन 2019 में उससे बेहतर रिजल्ट आया। तो इसका मतलब यह है कि यस, उनका रोल एक सर्टेन, यू कैन से दैट कि द प्रोडक्ट वाज देयर, उसकी जो फिनिशिंग और उसकी मार्केटिंग उन्होंने की। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर कोई प्रोडक्ट ही नहीं है तो उसकी फिनिशिंग और मार्केटिंग आप क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहली बात है, जैसे कि जैसे बिजनेस में भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज़ अ की। आपके पास वो प्रोडक्ट होना चाहिए जिसको आप बेच पाएँ, दैट इज़ देयर। तो उसी तरह से जो है लीडरशिप, अगर वैसी लीडरशिप आपको नहीं मिल रही है तो आप जनता के पास कैसे जाएंगे? तो कहीं ना कहीं उनको ममता बनर्जी से वो दो खेला करना चाहते हैं। एक तो ममता बनर्जी के माध्यम से जो है वो सोचते हैं, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने राहुल गांधी के साथ किया, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जो है वो उनके स्कीम में फिट नहीं होते हैं, दैट इज़ देयर। और एक बार यूपी में भी कोशिश की, लेकिन वो एक डिज़ास्टर रहा। अब ममता बनर्जी को के साथ जो है उनका जो खेला पार्ट 1 जो बंगाल में काफ़ी सक्सेसफुल रहा, तो वो चाहते हैं कि अब ममता बनर्जी के इसी डायनामिक्स को जो है, इस सक्सेस को नेशनल प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। लेकिन उनके स्कीम में 2-4 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जो फर्स्ट वन, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से कांग्रेस ममता बनर्जी को अपना लीडर मान ले, और ममता बनर्जी के इर्द गिर्द जो है वो पूरे के पूरे जो नॉन बीजेपी या से नॉन हिंदू वोटर्स हैं उनको कंसोलिडेट कर ले सेकुलरिज्म के नाम पे। जो वोटिंग परसेंटेज, जो वोटर अगर आप देखें तो भारत में सो कॉल्ड अगर नॉन हिंदू वोटर्स अगर आज की डेट में देखे जाएं, तो अगर डेटा को अगर ठीक से देखा जाएगा तो करीब करीब दैट मस्ट बी अराउंड ये 20-25% के आसपास नॉन हिंदू वोटर्स हैं, और ये शायद उससे ज़्यादा भी हो सकता है, बिकॉज अभी सेंसेक्स होना है तो अभी फिगर एग्जैक्टली उस मामले में आएगा। तो वो वही बंगाल वाला एक्सपेरिमेंट की जो 30% माइनॉरिटी है, तो माइनॉरिटी का कंसोलिडेटेड वोट और मेजॉरिटी का स्कैटर्ड वोट, अगर ये दोनों मिल जाता है तो वो करीब करीब जो है 200 सीट्स पे जो बीजेपी का इक्वेशन खराब कर सकते हैं। और इसी स्ट्रेटजी को लेकर जो है वो खेला करना चाहते हैं। लेकिन सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि यहां पे इस खेला में वो बिना कांग्रेस के सपोर्ट के ये खेला बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर ममता बनर्जी का बेस, उनकी पार्टी का बेस देखा जाए तो वह बंगाल के अलावा बाहर नगण्य है, नहीं के बराबर है। शायद 1-2 सीट भी कहीं हो या ना हो, डाउटफुल है, दैट इज देयर। तो उन्होंने अभी जो है त्रिपुरा में कोशिश की, लेकिन रिजल्ट आपके सामने है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इसका मतलब प्रशांत किशोर जो है वो दीदी के कंधे पे बंदूक को रखकर और कांग्रेस को सीढ़ी बनाकर मोदी को चैलेंज करना चाहते हैं, और ये उनका खेला पार्ट 2 है जो देशव्यापी खेला है। और लेकिन इस बात को धीरे धीरे कांग्रेस भी समझ रही है, क्योंकि कांग्रेस कमजोर होने के बावजूद भी उनका देशव्यापी प्रेजेंस है। आज भी उनका वोट शेयर जो है वो 15 से 20% है।
लेकिन अगर टीएमसी का वोट शेयर देखा जाए तो वो शायद 2 से 3% से भी ज़्यादा ना हो, क्योंकि मेजॉरिटी वो बंगाल में ही है, उसके अलावा कहीं है नहीं। तो ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, वो ममता बनर्जी को आगे करके और देश भ्रमण करवा रहे हैं। और जो भी पार्टियां जो कांग्रेस से खुश नहीं हैं और बीजेपी से भी खुश नहीं हैं, उन पार्टियों को वो दीदी के इर्द गिर्द जोड़ना चाहते हैं। तो ये है उनके खेला का स्कीम कि अगर किसी तरीके से अगर दीदी को जो सारी ऑपोजिशन पार्टियां जो बीजेपी को पसंद नहीं करती है उनको अगर ये इनके इन प्रकार, क्योंकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, और जिस तरीके से कांग्रेस और सीपीएम ने वोट ट्रांसफ़र किए बंगाल में, तो वैसी स्थिति जो है वो धीरे धीरे अब उन्हें समझ में आ रहा है कि उसके क्या नतीजा हुए। लेकिन सवाल है कि अगर इन के इन प्रकारेण अगर वो ममता बनर्जी को अपना नेता मान लेते हैं, तो ये वो डेमोग्राफी वाला जो खेल है कि मेजॉरिटी ऑफ द माइनॉरिटी वोट्स एंड द स्कैटर्ड वोट ऑफ मेजॉरिटी, इस इक्वेशन को करके वो सोचते हैं कि वो कई जगह पे मोदी का समीकरण खराब कर सकते हैं, और इसीलिए इस खेला की वो तैयारी कर रहे हैं। और इसी मामले में उन्होंने ममता बनर्जी को आगे किया हुआ है, और ममता बनर्जी भी जो है वो भारत भ्रमण कर रही है, और जो भी कांग्रेस के नेताओं जिनको वो तोड़ सकती हैं, जोड़ सकती हैं, इस इक्वेशन को कर रही हैं। लेकिन राजनीति में किसी चीज़ को इम्पॉसिबल नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक बात ये भी समझना पड़ेगा कि जिस कांग्रेस ने अपने बड़े बड़े लीडर्स को सेक्रीफाइस कर लिए, चाहे वो चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, जो राहुल गांधी को चैलेंज देने की कोशिश करता है, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस अपनी जड़ें काटकर ममता बनर्जी का पेड़ कैसे लगने देंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और कांग्रेस को भी ये समझ में आ गया है कि ममता बनर्जी या पी के प्रशांत किशोर कांग्रेस को एक सीढ़ी या कांग्रेस रूपी सीढ़ी को इस्तेमाल कर जो प्रधानमंत्री का सिंहासन है वहाँ पे पहुँचना चाहते हैं। और यही है प्रशांत किशोर का देशव्यापी खेला। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें और एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच।